Good evening and namaskar to everyone. Welcome to the second episode of DDF Advertising Presents Progressive India. दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे सेकंड एपिसोड में जहां पर हम खोज कर रहे हैं सोने की चिड़िया की और जिसे हमें मदद कर रहे हैं हमारे मेंटर्स, गाइड्स, कोचेस। तो आपने देखा होगा कि पहले जो हमारा पहला एपिसोड था वहां पर हमारे साथ अतुल ठाकुर जी थे। उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए जो मैं भी डिस्कस करूंगा। और आज हम एक ऐसे अनोखे सेल्स और बिजनेस कोच से मिलने वाले हैं जो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे जिससे आपके बिजनेस को स्केल अप करने में, सस्टेन करने में बहुत मदद होगी। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि आप अपने क्वेश्चंस हमें प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी के फेसबुक पेज पर जरूर भेज सकते हैं। आपको ये क्वेश्चंस उसी फेसबुक पेज पे भेजने हैं, प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी। नीचे स्क्रॉल भी चल रहा होगा, हमारा लोगो भी वहां पर है। आप वहां पर अपने क्वेश्चन जरूर भेजें। हमारे एक्सपर्ट्स, मेंटर्स, गाइड आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम फिर से एक बार एक्मे इवेंट्स ने स्पॉन्सर किया है। एक्मे इवेंट्स जो कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, एग्जीबिशन, थीम पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, गाला नाइट, डीलर मीट, सब में एक्सपर्ट्स हैं। और आजकल तो जैसे लॉकडाउन का जमाना है या आगे चल के आप अगर लाइव शेयर्स भी करना चाहते हैं तो एक्मे इवेंट्स आपको साथ दे सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं डीडीएफ एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट्स प्रोग्रेसिव इंडिया एपिसोड 2। दोस्तों हमने पहले एपिसोड में सीखा, देखा, हमारे मेंटर्स ने आपको सब जानकारियां दी कि जैसे लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद आप अपने बिजनेस को कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो हम वो दो तीन बातें हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो मेरी जानकारी थी उसके हिसाब से पहले जो हमें अतुल जी ने बताया कि लॉकडाउन सिचुएशन है वो यूनिक है। मतलब बहुत सालों में एक बार ऐसे होता है और ये सिचुएशन जो है सबके लिए कॉमन है। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपका बिजनेस इंपैक्ट किया है, सभी का बिजनेस इंपैक्ट किया है, सभी की मतलब हमारे भारत की जो इकोनॉमी है उसको इंपैक्ट किया है। तो वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको उभरने में। पर हम लोग जो मैं नेक्स्ट पॉइंट अतुल जी ने बताया था कि यू हैव टू क्रिएट लाइक एटलीस्ट 6 मंथ्स का फंड सर्वाइवल के लिए। आपको इमरजेंसी फंड जमा जरूर करना है। तो आगे अभी आप जैसे लॉकडाउन खुलेगा या सेल्स आप जैसे भी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इतना जरूर ध्यान में रखिए कि आपको 6 मंथ्स का सर्वाइवल फंड आपके पास जरूर होना चाहिए ताकि आप बिजनेस अनइंटरप्टेडली आप कर सके। तो दोस्तों ये हमें अतुल सर ने जानकारी दी कि ये यूनिक सिचुएशन है, सभी बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। 6 महीने का सर्वाइवल और इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा सर ने यह भी बताया कि हम लोग को अपने बिजनेस को नए नए वेज में हम लोग कैसे प्रमोट करें, सोशल मीडिया के जरिए या डिजिटली हम लोग कैसे उसको एक्सपांड कर सकते हैं। आप उस पर सोच सकते हैं। मतलब कि लर्निंग लर्निंग इज द गेम। तो आपको लर्निंग करना है, आपको नए नए तरीके सीखने हैं, एक्सप्लोर करने के, मल्टी टास्किंग बनना है। मतलब अगर आप अगर प्रोडक्ट बेचते हैं या सर्विस देते हैं तो अगर आप डायरेक्ट कस्टमर के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको ऐसे वेज ढूंढने हैं कि आप डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट नहीं करके भी आप सेल्स बढ़ा सकें या अपना बिजनेस को मेंटेन कर सकें। मतलब आपको नई नई चीजें सीखना होगा, चाहे वो नेट हो या आपका पैशन हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो। तो ऐसे ऐसे जो भी हमारे प्रोफेशंस हैं वो आगे चलकर काफी ज्यादा बूम करने वाले हैं। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि आफ्टर लॉकडाउन बिजनेस विल जो इनोवेशन है, जिसने भी इनोवेशन किया, जिसने भी कोई अनोखा तरीका इजाद किया वो ही अब मार्केट में विनर होकर साबित होगा। तो जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है, डिमांड्स होती है, उसको एवरी जो भी बिजनेस है वो पूरा कर पाएगा। ऐसा हमें अतुल ठाकुर जी ने बताया था। उसके अलावा जो हमारा जैसे कहते हैं ना कि एक घर पे अगर कोई शादी करके नई बहू आती है तो उसको पूरे घर में एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो आगे का सिनेरियो होगा लॉकडाउन के बाद, जो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होगा वो भी एज अ नई बहू का होगा। तो हमें उसके से उसका साथ देना है, हमें उसे सिखाना है, समझाना है। नए नए नॉर्म्स आज आगे आ जाएंगे, जैसे मास्क पहनना कंपल्सरी हो जाएगा। जो बेसिक गाइडलाइंस हैं वो हम सबको फॉलो करना है। वो फॉलो करते 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 अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, सस्टेन करना है। तो हमें काफी अच्छी जानकारी दी थी हमारे हमारे मेंटर, हमारे पहले मेंटर अतुल ठाकुर जी ने।
और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इस प्रोग्रेसिव इंडिया का मकसद यही है कि हम जो भी स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको हेल्प कर सकें, ताकि वो अपना बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं, स्केल अप कैसे करें और सस्टेन कैसे करें। क्योंकि ये काफी सारी जानकारियां होती हैं जो हम लोग नए नए बिजनेस करते हैं या जिन्होंने 1-2 साल हो चुका है, उनको कैसे प्रोग्रेस करना है, ग्रोथ करना है। तो हम आपके सामने ऐसे मेंटोर्स लाते हैं जो आपको मदद कर सकें और आपके क्वेश्चंस का आंसर कर सके। मैं एक बार फिर से सभी दर्शकों को बता दूं कि अगर आपके पास अभी भी क्वेश्चंस हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चंस तो हैं, पर अगर आपके पास अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो हमारे फेसबुक पेज प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी, इस फेसबुक पेज पर आप जरूर ये क्वेश्चंस आप हमें पोस्ट करें। हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपके सवालों के जवाब लाइव देंगे। दोस्तों, हम आज का एपिसोड आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DDF एडवर्टाइजिंग प्रेजेंस प्रोग्रेसिव इंडिया। आज मदर्स डे है, मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हमने सोचा कि आज के दिन पर कि आपको ऐसे बिजनेस और सेल्स कोच से मिलाएं जो काफी मल्टी टैलेंटेड हैं और काफी काफी गुणी हैं। मैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूं। हमारे साथ आज होंगे बिजनेस कोच मिस्टर विश्वास वाड़े जी। उनका वैसे प्रोफेशन तो बिजनेस कोच हैं और उन्होंने MBA किया हुआ है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम IIM काशीपुर। और उनकी स्पेशलिटी है कि वो सेल्स डिजाइन्स कर, आपके अगर बिजनेस को सेल्स डिजाइन चाहिए तो वो कर पाएंगे, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। इन्होंने 10 से ज्यादा बुक्स पब्लिश किए हैं जो बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं। वो 10 मोर देन 10 ही हैज रिटन दोज बुक्स। इन्होंने सैमसंग, वॉल्वो बसेस, सह्याद्री फुटवेयर जो एक 176 ईयर ओल्ड कंपनी है, उनको हेल्प किया है। उसके साथ साथ 10,000 से भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को उन्होंने हेल्प किया है। और उनके कंपनी का नाम है ड्रोना, जो ड्रोन जो थे वो उनसे उनके बारे में भी हम जानेंगे। एंट्रोलॉजी, ड्रोना एंट्रोलॉजी। और उनका टैगलाइन ये है कि वी क्रिएट अ डिफरेंट ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो आइए उनका स्वागत करते हैं मिस्टर विश्वास वाड़े। आप तालियां नहीं बजा पाएंगे पर आप कमेंट बॉक्स में थम्स अप लिख सकते हैं और वेलकम विश्वास जी लिख सकते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू किशन जी और थैंक यू मनीष जी। जी विश्वास जी, जैसे कि हमने प्रोमो में कहा था कि आज आप हमें सेल्स के बारे में बताने वाले हैं। सेल्स एक ऐसी चीज है जो कोई भी बिजनेस करे, चाहे वो प्रोडक्ट बेचता हो या कोई सर्विस देता हो, एक ऐसी चीज होती है जो एक फ्यूल का काम करती है, ऑक्सीजन का काम करती है बिजनेस में। तो आइए उसके बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। और ऑल द स्क्रीन इज योर्स मिस्टर विश्वास वाड़े जी, एंड आई विल सी यू आफ्टर योर सेशन। यस। थैंक यू किशन जी और थैंक यू मनीष जी। मुझे बहुत आनंद हुआ कि आप इस टाइप की सीरीज़ आपने लॉन्च की है, जो कि अलग अलग जो SMEs है, जो अपने एंटरप्रेन्योर्स है, जो इंडिया को हेल्प करते हैं ग्रो होने के लिए, बड़ा होने के लिए। और उनके लिए ये बहुत ही काम का सब्जेक्ट है। जैसे हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और वो सीखनी पड़ती है, राइट। उसमें अलग अलग पॉकेट्स है और ऐसे कहा जाता है कि इंडिया में हर साल जितने बिजनेसेस निर्माण होते हैं, काम स्टार्ट होते हैं, उसमें से 20-25% बिजनेसेस फर्स्ट ईयर ही बंद होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसका कारण यही है कि अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है, उसमें एक बड़ी जो प्रॉब्लम है लोगों को या एंटरप्रेन्योर्स को, वो सेल्स रिलेटेड है। और सेल्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ऑक्सीजन है आपके बिजनेस का। आपके बिजनेस में ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हम सर्वाइव नहीं कर सकते। सो 4 A's ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है, जिसमें फर्स्ट एस जो होता है वो सर्वाइवल का होता है, दूसरा एस जो होता है वो सस्टेनेबिलिटी का होता है, तीसरा सक्सेस का, और चौथा सिग्निफिकेंस। ऐसे 4 एस स्ट्रेटेजीज जिसको हम कहते हैं, उसमें से जो फर्स्ट एस है वो बहुत काम का है, विच इज़ सर्वाइवल। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर
आपने बिजनेस शुरू किया है तो पहले 3 साल में आपको सर्वाइवल जो मोड है जितना उसमें से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, राइट। सस्टेनेबिलिटी की तरफ जब जाते हैं तो फिर ग्रोथ रेट है, वो जो स्पीड है वो काफ़ी कम होती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जैसे किशन जी आपने और मनीष जी ने मुझे कहा कि सेल्स के ऊपर बात कीजिए सर, क्योंकि सेल्स बहुत ही काम का और सबका चाहिता सब्जेक्ट है, और मेजॉरिटी जो बिजनेसेस को प्रॉब्लम हो रहा है वो सेल्स रिलेटेड है। तो सेल्स वैसे तो काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर हो। अगला जो 1 घंटा है उसमें से 15-20 मिनट शायद मैं इस पे बात करूँ, और आधा घंटा हम क्वेश्चन आंसर पे बात करने वाले हैं। जैसे कि अपना ये फॉर्मेट है, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेट है। थैंक यू मनीष जी और किशन जी इसके लिए। सो हम शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ सेल्स। तो लोग, काफ़ी सारे लोगों का जवाब जनरल यही होता है कि सेल्स यानी कुछ बेचना। सो माय डियर फ्रेंड, मुझे ये बोलना और बताना आपको अच्छा लगेगा कि टू कन्विंस टू समवन ऑन एन आइडिया और थॉट और प्रोडक्ट और सर्विसेज इज अ सेल्स। कोई भी चीज़ पे कन्विंस करना इज अ सेल्स, और सेल्स सीखना पड़ता है। मैंने एसएमईज के साथ काम करते समय ये जो बात नोटिस की वो यही है कि वो जो सेल्स सीखते हैं आइदर खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं या फिर अपने सीनियर्स या बॉसेस को देख के सीखते हैं, राइट। बट माय डियर फ्रेंड, सेल्स जो है एक प्रोफेशन है। प्रोफेशनल सेल्स स्किल मार्केट में आज अवेलेबल है। आज अपने को सीखना बहुत ही आसान है, सिर्फ सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अभी लोग सीखते क्यों नहीं है? तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे 15 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है तो मुझे सेल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिजनेस में हूँ तो मुझे सेल्स सीखने की ज़रूरत नहीं। मैं प्रोफेशन में हूँ लाइक डॉक्टर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर और समथिंग सीए, तो मुझे सेल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे ये बताना बहुत अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को, दुनिया का हर आदमी, हर इंसान सेल्स में है। टू कन्विंस समवन, अगर आप अकाउंटेंट है तो भी आप सेल्स में है। अगर आप क्रिएटिव पर्सन है, बैक एंड में काम करते हैं तो भी आप सेल्समैन हैं, और अगर आप फ्रंट लाइन में काम करते हैं तो भी सेल्समैन है। तो कोई भी कंपनी में उसी का रुआब ज़्यादा होता है जो पैसा लेके आता है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सेल्स यानी पैसा लेके आने की कला सीखो, आपका रुबाब, आपका रुतबा, आपका इज्जत सब बढ़ेगी, राइट। तो कोई भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो तभी ग्रोथ हो रही है, ऐसे तभी मानते हैं जब उसका सेल्स अच्छा हो, राइट। तो इससे कनेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी आती है और फिर कैश फ्लो आता है। बट जब तक सेल्स ही आप नहीं बढ़ाओगे तो आपका काम नहीं चलने वाला, तो सब घूम फिर के पैसे पे आता है। तो पैसा कमाने की कला आपको आनी चाहिए, खर्चा करने के लिए कहाँ दिमाग लगता है। खर्चा करने के लिए कोई सीखने की जरूरत नहीं है, हम सभी को पता है कि खर्चा कैसे करना है, लेकिन पैसा लेके आने के लिए सीखना पड़ेगा, राइट। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सेल्स आर्ट है कि कला, साइंस है। तो माय डियर फ्रेंड, दोनों है, क्योंकि सेल्स जो है वो हम सीख सकते हैं, जैसे कला, कोई भी कला सीखी जाती है, बोलने की कला, प्रेजेंटेशन की कला, राइट। और साइंस इसके लिए है कि साइंस का फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला दुनिया का कोई भी आदमी यूज़ करे, आप यूज़ करो, मैं यूज़ करूँ या और कोई यूज़ करे, तो उसका रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो साइंस और आर्ट दोनों है और ये सीखना पड़ता है। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ, और वो एग्जाम्पल ऐसा होता है कि कंपाउंडर और डॉक्टर्स, अगर एक कंपाउंडर एक डॉक्टर के साथ 5-10 साल है तो उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है कि बुखार आने के बाद कौन सा गोली देना है और खांसी आने के बाद कौन सी दवाई देनी है। तो बहुत सारे पुरानी डिस्पेंसरीज होती थी, वहाँ पे ऐसे कंपाउंडर होते थे जो मरीज को ठीक करते थे, डॉक्टर नहीं होता है तभी। कोई तो कंपाउंडर इंजेक्शन भी देते थे, राइट। बट क्या वो सही में डॉक्टर हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। डॉक्टर इज डॉक्टर क्योंकि उसने प्रोफेशनली पढ़ाई की हुई है, उसको टूल्स एंड टेक्निक्स मालूम है, उसको साइंटिफिक तरीका मालूम है, तो उसने पढ़ाई की है, उसको सब पता है। पर सेल्स के बारे में अपना हाल ना वो कंपाउंडर जैसा होता है काफ़ी सारे लोगों का, ठीक है। हम गिरते पड़ते सेल्स सीखते हैं। मैं हमेशा और एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपके घर में लाइट लगानी है, उजाला करना है, तो आप बल्ब बनाते बैठते हो या जाके दुकान से बल्ब खरीदते हो? तो हम जाके दुकान में से बल्ब या CFL खरीदते हैं और लगा देते हैं।
किसी और ने, यानी एडिसन ने वो बना के रखा है फॉर्मूला, करेक्ट। सो से प्रोफेशनल सेल्स स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है और उसका फ़ायदा हमें होता है। दूसरी एक चीज़ मैंने और एक चीज़ देखी, एसएमईज के साथ काम करते समय, हमारे जो बिजनेस कोचिंग का जो प्रोफेशन है उसमें सेल्स जो होता है वो निग्लेक्टेड होता है या अंडर एस्टिमेट होता है। अभी दोनों में क्या फ़र्क है? निग्लेक्टेड यानी ऑटो मोड में सेल्स है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमारा सेल्स है ना, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने इतना अच्छा सर्विस दिया हुआ है, इतना अच्छा प्राइसिंग दिया हुआ है, इतना अच्छा क्वालिटी देते हैं कि लोगों की जो भीड़ है हमारे दुकान पे, हमारे शॉप पे, हमारे ऑफिस पे उमड़ पड़ती है, तो हमें फुर्सत नहीं है उनको सर्व करने के लिए। दैट इज निग्लेक्टेड ऑटो मोड सेल्स, राइट। और दूसरा होता है अंडर एस्टिमेट, जितना आप कर सकते हैं उससे कम सेल्स करना। हाँ, जैसे लो एम इज क्राइम, ऐसे बिजनेस में मैं हमेशा कहता हूँ लो सेल्स इज अ क्राइम। अगर आप लो सेल्स कर रहे हो तो क्राइम कर रहे हो, ठीक है। सो आपको सीखना पड़ेगा, सेल्स का मॉडल चेक करना पड़ेगा, प्राइसिंग चेक करनी पड़ेगी, पैकेजिंग चेक करनी पड़ेगी, खुद को सीखना पड़ेगा, खुद को अपडेट करना पड़ेगा। और जैसे हमेशा मैं कहता हूँ, देयर इज नो परफेक्ट बिजनेस मॉडल, देयर इज नो परफेक्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, देयर इज नो परफेक्ट प्रोडक्ट इन मार्केट। तो जैसे जैसे बाहर का इन्वायरमेंट चेंज होगा, बाहर की फैक्टर चेंज हो गए, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने आप में, तो सेल्स में फ़र्क हो सकता है। काफ़ी बार लोग सवाल पूछते हैं कि सर हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि हम जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, लेकिन हमारा सेल्स नहीं होता है। तो उन सभी लोगों को मुझे ये बताना अच्छा लगा कि सेल्स अगर नहीं होती है आपकी तो उसकी 5 वजह होती है। पहली जो वजह होती है नो नीड। तो नो नीड यानी उस आदमी को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, जिसके पीछे आप घूम रहे हो, जिसके पीछे आप पिच कर रहे हो, जिसके पीछे आपने पूरा फील्डिंग लगा रखा है। सो नो नीड। तो नीड आइडेंटिफाई करना सीखो आप पहले। तो नीड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, क्या तरीका है, क्या बेस्ट प्रोसेस है? तो आपके पास प्रोबिंग होना चाहिए। प्रोबिंग यानी आस्किंग आर्ट ऑफ मोर रिलेवेंट क्वेश्चंस। जिस आदमी को, जिस प्रोस्पेक्ट को आप मिलने गए हो, उसको आपको ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे जिसके वजह से उसकी असली नीड, असली ज़रूरत आपको पता चलेगी। 50, 60, 70% केसेस में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, उनको यानी कस्टमर्स को ना उसकी असली नीड नहीं पता होती है, उसको कोई तो चीज़ की ज़रूरत होती है, इसके लिए आपके पास आया होता है, ठीक है। सो आपका काम है उसकी नीड आइडेंटिफाई करना। तो आपके पास सबसे पहले ऐसे सवाल होने चाहिए 8-10, जो पूछने के बाद आपको उसकी असली नीड क्या है वो पता चले, ठीक है। दूसरा जो रीजन होता है, बहुत बार आप मिलने के बाद, सब मेहनत करने के बाद सेल्स नहीं होता है, नो मनी। आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे नहीं होते यानी वो कंगाल होता है, ऐसा नहीं है। आपके लिए जो प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए प्रोविजन होना चाहिए वो नहीं होता है, उसके कारण वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं खरीदता है। तो आपके पास ऐसे फाइनेंशियल टाइप्स होने चाहिए जिसके वजह से आप उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज बेच सकते हैं। जैसे ईएमआई हो, कुछ कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी, उसके साथ टाइप हो, आपके खुद के ईएमआई स्कीम्स हो, आप थोड़ा अभी पैसा दो, बाद में थोड़ा थोड़ा करके दो। आप जिस तरीके से पैसा दे सकते हो वो सभी तरीके, पैसे लेने के सभी तरीके आपके पास होने चाहिए। आपने उसको गैप दे दिया, आपने उसको टाइम दे दिया, तो आपका सेल्स गया। तो सेल्स में ऐसा कहा जाता है, अगर आपके कस्टमर की आप केयर नहीं करोगे तो आपका कॉम्पिटिटर उसकी केयर कर देता है, और केयर करता है और वो आपके कॉम्पिटिटर के पास जाता है। और फिर हम कहते हैं कि अरे सेल्स नहीं है, बाहर कोरोना है, बाहर मौसम खराब है, इस साल बहुत ही मार्केट खराब है, जीडीपी की वाट लगी है। लेकिन बिलीव मी, अभी ये कोरोना के पीरियड में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जिसमें सेल्स बढ़ गया है, सेल्स हो रहा है, ठीक है। तीसरा जो कारण होता है नो हरी। घाई नहीं है, उसको प्रोडक्ट तो लेना है, सर्विस लेनी है, लेकिन घाई नहीं है, अभी नहीं लेना है। तो इसके लिए आपके पास बहुत ही अच्छा ऑफर होना चाहिए रिलेटेड टू मनी, प्राइसिंग रिलेटेड ऑफर, एकदम माइंड ब्लोइंग ऑफर, प्राइसिंग रिलेटेड, ऐसा कि जो प्राइस कभी जिंदगी में उसने सुना नहीं हो, वन टाइम ऑफर, लाइफ टाइम ऑफर, ऐसी टाइप की कुछ एक आध ऑफर आपके पास होनी चाहिए। तीसरा जो कारण होता है नो डिजायर। लेना है, जरूरत है, सब है, लेकिन ना आपसे नहीं लेना है, ठीक है, डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है, ठीक है। इस केस में भी आपका प्रोडक्ट रिलेटेड कोई ऑफर होगा, सर्विस रिलेटेड कोई ऑफर होगा जो यहाँ पे काम करके जा सकता है। और
पांचवा जो रीजन होता है ना, वो होता है नो ट्रस्ट। हाँ, ये बहुत ही जबरदस्त रीजन होता है। सब चीजें ठीक ठाक होने के बावजूद भी वो आपसे नहीं लेता है, आपके बाजू वाले से लेता है। इसमें ना एक बहुत ही खास और फेमस एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जो अपने हेनरी फोर्ड है उनका। हेनरी फोर्ड ने यूएस की उनके टाइम में बहुत ही बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी, और तभी भी उनकी बहुत चर्चा हो गई थी मीडिया में वगैरह। तो जो मीडिया के रिपोर्टर थे उसमें से एक ने उनको पूछा कि अरे हेनरी सर, आपका जो क्लोज फ्रेंड है वो भी इंश्योरेंस में है, लेकिन आपने उनसे कभी इंश्योरेंस नहीं लिया। तो उसने कहा कि उसने मुझे पूछा ही नहीं। तो बहुत बार तो अपने को पूछना पड़ता है, पूछना ज़रूरी है। और बिलीव मी, आप जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी बिजनेस में है, सर्विसेज में है, आपके क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव को नहीं पता है कि आप करते क्या है। हाँ, ये अपना नेटवर्क है, इतनी एसेट्स है वो अपनी, हम यूज़ नहीं कर पाते। और आज के डेट में हर एक आदमी के पास 500 से 1000 कॉन्टैक्ट्स इजीली होते हैं जो आपको कनेक्ट कर सकते हैं। उसमें से कुछ तो 5-10% तो लोग होंगे जो आपसे कनेक्टेड प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज़ करते होंगे। सो ये 5 चीज़ें हमने देखी। आपका जो सेल्स कॉल, जो भी सेल्स में है, हम लोग सभी सेल्स में इनफैक्ट, तो अपने जो सेल्स कॉल छूटते हैं लोग, तो ये 5 रीजन से होता है। पहला, नो नीड। दूसरा, नो मनी। नो डिज़ायर, नो हरी, और नो ट्रस्ट। तो नो ट्रस्ट अगर होगा तो वो केस में आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, रेप्यूटेड कस्टमर्स है, उनके टेस्टिमोनियल्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी है। और टेस्टिमोनियल्स आप अलग अलग तरीक़ों से ले सकते हैं। आप रिटर्न में ले सकते हैं उनके लेटरहेड पे, आप वीडियो फॉर्म में ले सकते हैं। और सेम इंडस्ट्री का टेस्टिमोनियल्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा प्रॉस्पेक्ट यानी जिसके पास मैं गया हूँ बेचने के लिए, वो होटल इंडस्ट्री का है, तो उसको अगर मैं होटल इंडस्ट्री का, रेप्यूटेड होटल इंडस्ट्री का अगर टेस्टिमोनियल्स दूँ, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने काम किया है, तो वो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, बहुत ही इफेक्टिव साबित हो सकता है, और उसका जो क्लोजिंग रेशो है बहुत ज़बरदस्त है। सो सेल्स में अगर हम हैं तो इस पे क्लोजिंग रेशो पे भी हमें काम करना ज़रूरी है। सिर्फ हमें आज तक सिखाया जाता है कि काम करते रहे, फल की मत अपेक्षा कर। सो हम सुबह उठते हैं, कॉल करते रहते हैं, फॉलोअप करते रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि मैक्सिमम सेल जो है वो 4 से 12 सेल्स कॉल करने के बाद, यानी फॉलोअप करने के बाद ही होती है। अगर फर्स्ट टाइम कॉल करने के बाद या मिलने के बाद आपका सेल्स हुआ, तो दुनिया में सिर्फ 2% सेल्स के कॉल है जो क्लोज होते हैं। तो आप बहुत नसीबवान हैं, आप बहुत खुश नसीब है। आपका लक बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि वो 2% में से कस्टमर आपको मिला है, ठीक है। बट मैक्सिमम जो कस्टमर्स है वो 4 से 12 बार फॉलोअप करने के बाद ही क्लोज होते हैं। तो आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट पेशेंस तो काम नहीं है आपका। अगर सेल्स में काम करना है, पेशेंस चाहिए बस, ठीक है। नहीं तो पेशेंट या पेशेंट, अगर पेशेंट नहीं है तो आप पेशेंट बनते हो, ठीक है। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्स का जो रोल होता है ना, उसमें माय डियर फ्रेंड 5 अलग अलग रोल्स होते हैं। मतलब सेल्स जब होता है तो फर्स्ट जो रोल होता है ना, वो इनिशिएटर्स का होता है, फिर इन्फ्लुएंसर का होता है, फिर डिसीजन मेकर का होता है, फिर कस्टमर का होता है, और फिर कंज्यूमर का होता है। तो ये 5 रोल अपने को आइडेंटिफाई करने बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है, हम उठते हैं, जाते हैं, अपना प्रोडक्ट बताते हैं, समझते हैं और बाहर आते हैं। तो ये जो काम है ना, वो सेल्समैन का है, ठीक है। अभी एक सर्टेन टाइम के बाद है ना, अपना रोल चेंज हो जाता है। वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का काम है फाइंड आउट नीड क्या है उसकी, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसका प्रॉब्लम्स किधर है। और यू शुड बी एन सॉल्यूशन प्रोवाइडर, नॉट अ सेल्समैन, राइट। सेल्समैन का काम है ज्यादा बोलना, कंटिन्यू बोलना, और कंसल्टेंट का काम है मैक्सिमम सुनना, राइट। और जितना आप सुनोगे कस्टमर को, उतना आपको पता चलेगा इसका पेन कुछ और है, बता कुछ और रहा है, इसकी नीड कुछ अलग है, इसकी वांट्स कुछ अलग है, इसके पास फाइनेंशियल जो प्रोविजन है वो कुछ अलग है, बट उसकी डिमांड कुछ और है, ठीक है। तो वो आप सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका एक्चुअली इसको देना क्या है। सो अपना काम है, आपके पास जो है वो बेचना काम नहीं, वो सेल्समैन का काम होता है। यू आर नॉट अ सेल्समैन। और सेल्समैन है ना, वन टाइम ट्रांजेक्शन होता है, एक बार बोला खत्म हो गया, राइट। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं हमारे सेल्स रिलेटेड, मनीष जी भी उसमें से वन ऑफ द पार्टिसिपेंट, उनको भी काफ़ी फायदा हुआ।
मैं हमेशा कहता हूँ हमारे सभी पार्टिसिपेंट को, एक बार आपके पास प्रॉस्पेक्ट आया और वो कस्टमर हो गया आपका, तो बिलीव मी उसने 25 साल आपको धंधा देना चाहिए। ऐसा ट्रीट उसको करो, ऐसा सर्विस उसको दो, उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दे दो, फास्ट दे दो, बेस्ट दे दो, जो जो है वो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम। आप गिन के बैठोगे तो आपको काम नहीं होने वाला है। हाँ, आपको थोड़ा विश्वास सा जी, यस यस यस, आपने प्लीज 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 काफी, बोलिए। हाँ, काफी अच्छे इंसाइट्स दिए आपने सेल्स के बारे में। और मुझे लगता है सेल्स इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब वो कभी यस खत्म होने यस यस, जैसा है ही नहीं। करेक्ट। और मैं मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम लोग उसके जरिए आगे बढ़ते हैं ताकि लोगों के सो गुड। क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर सकें। यस। एंड मुझे लगता है आपने काफी कुछ बता भी दिया है, जो मुझे भी थोड़े बहुत आंसर्स पता लग गए हैं। बट क्या बात है। आई हैव अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, सो विल गो सो वन गुड। बाय वन एंड आप वो उसका आंसर कर सकते हैं। तो यस सबसे यस। पहला क्वेश्चन हमारे फाउंडर का ही रहता है, मनीष दलवी, वो डीडीएफ क्या बात एडवर्टाइजिंग से हैं। तो उनका एक क्वेश्चन मैं वो बताने के पहले दर्शकों को बता दूं कि उन्होंने आर्ट ऑफ सेल्स आपसे सीखा है, और एक और कोर्स जो है वो भी सुपर सेल्स एक कोर्स है जो आप सिखाते हैं, वो आपके यहाँ से कर रहा है। तो मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि लोग जानते हैं कि मनीष को सेल्स आता है, मनीष दलवी नो सेल्स, बट जो सेल्स होता है वो जॉब ओरिएंटेड पर्सन के लिए अलग और एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग ऐसा होता है क्या? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। ओके, गुड क्वेश्चन। बिकॉज जो हमारे दर्शक आज है काफ़ी सारे जो दिख रहे हैं, उसमें कुछ जॉब ओरिएंटेड है, मतलब कोई जॉब कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई कोई स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, कोई माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, कोई मीडियम एंटरप्रेन्योर्स है, राइट, सभी प्रकार के लोग हैं। जी और जैसे आपने थोड़े टाइम पहले कहा, सेल्स इज नेवर एंडिंग स्टोरी। सो उसमें स्किल सेट अलग अलग है, ठीक है। करेक्ट। एंटरप्रेन्योर्स का जो, जैसे हम हमेशा हमारे हर कोर्स में सिखाते हैं कि 3 अलग अलग रोल होते हैं। जैसे जो मैनेजर का रोल होता है वो काम होता है एग्जीक्यूशंस करना, मैनेजर का काम जो होता है। लीडर का जो काम होता है वो होता है चेंजेस लेके आना सिस्टम में, प्रोसेस में, लोगों में, पैकेजिंग में, प्राइसिंग में, स्ट्रेटेजीज में। और एंटरप्रेन्योर्स का काम होता है रिस्क लेना। तो उसका जो सेल्स है वो रिस्क लेवल का सेल्स है। उसका जो अम्ब्रेला है वो काफ़ी बड़ा है। कंपैरेटिवली एम्प्लॉय जो होता है उसको सिर्फ एग्जीक्यूशन लेवल का सेल्स करना होता है। पर अगर एक एक एम्प्लॉय है, उसको जब तक वो अपना सेल्स स्किल्स नहीं बढ़ाएगा, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले इस स्पीच में भी कहा, ये वाले कि मैंने कहा कि जो पैसा लेके आता है उसका रुबाब या रुतबा बहुत ज्यादा होता ज्यादा है कोई होता भी है। कंपनीज में। वही करेक्ट। हीरो होता है बिजनेस का, करेक्ट। तो बिजनेस में अगर पैसा लेके आता है वो सेल्समैन, तो वीपी सीईओ बन सकता है वो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, वो उनको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उनके रिज्यूमे में लिखते हैं कि मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक साल का एक्सपीरियंस 15 साल होता है, इसके लिए वो तरक्की नहीं करते। तो इस सेल्स से सीखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि देयर इज नो परफेक्ट मॉडल, नॉट प्राइसिंग, परफेक्ट प्राइसिंग, नॉट परफेक्ट बिजनेस मॉडल। तो ऐसे ही सेल्स का जो अलग, अभी 24 टाइप की अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हम सिखाते हैं सेल्स में, राइट। तो सेल्स वो सीखना ही पड़ेगा, और जॉब के लिए अलग है डेफिनेटली, करियर ओरिएंटेड सेल्स होता है, और ओके। एंटरप्रेन्योर्स के लिए उसका जो अम्ब्रेला है वो काफी बड़ा है। तो दोनों अच्छा, का डेफिनेटली अलग अलग है। मेरा प्लीज। दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो वो जब भी किसी को देखते हैं वो सोचते हैं कि ये मेरा कस्टमर है। सो ऐसा करेक्ट होता है क्या कि मतलब जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं कि उनके सामने जो भी आ गया दे स्टार्ट सेलिंग, कि मतलब हाँ ये चलो मैं इससे बेचना शुरू करता हूँ, करेक्ट आया तो करेक्ट आया, नहीं आया तो आया, तो ऐसा वो करेक्ट। करना चाहिए क्या? हाँ, गुड क्वेश्चंस। सी क्या है, ग्राउंड लेवल पे जो सेल्समैन होता है ना, अगर आप देखोगे तो वो जैसे ट्रेन में प्रोडक्ट बेचते हैं या रास्ते पे प्रोडक्ट बेचते हैं, और स्मॉल टिकट साइज वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल बेस्ड सेल्स। मतलब एक ही बार आप आए, लिया और चले गए, सेकेंड डे पे आओगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। करेक्ट। सो ऐसे केस में ट्रांजैक्शनल बेस्ड जो सेल्स होता है उसमें लॉन्ग टर्म लॉयल्टी और वो सब नहीं होता है। तो सो मतलब देयर इज प्रोडक्ट नो, वाइज वो होता है। हाँ, तो उसमें कैसा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइप के हम साइकोलॉजी बेस्ड सेल्स सिखाते हैं हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स में, कि साइकोलॉजिकल सेल्स कैसा होता है। जितनी प्राइसिंग आपकी ज्यादा, उसने उतना स्किल आपके जरूरी होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका 10,000 का प्रोडक्ट है तो आपकी वैल्यू कम से कम 1 लाख की दिखनी चाहिए, यानी आपका 10 टाइम्स वर्थ दिखने चाहिए, तभी मतलब ट्रस्ट फैक्टर है ना। जब तक मैं आपका विश्वास नहीं करूंगा तब तक मैं आपका आपसे प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज खरीदूंगा नहीं। तो मुझे जब तक आप पे विश्वास नहीं होता है ना, तब तक नहीं होता है सेल्स। तो उसके लिए कस्टमर जो है ना, हर एक का अलग अलग है।
तो उसको परफेक्ट कस्टमर हम कहते हैं, राइट। तो आपका प्रोडक्ट के अनुसार आपका कस्टमर अलग है, और इस दुनिया में अलग अलग कस्टमर की बाइंग साइकोलॉजी अलग है, और साइकोलॉजी अलग है, इसके लिए उसका परचेस करने का भी तरीका अलग है। तो आप जब तक पसंद, हाँ, जब तक सेल्समैन पसंद नहीं आता तब तक वो प्रोडक्ट खरीदता नहीं है। यानी सब मेरे कस्टमर्स नहीं है, सब कस्टमर्स नहीं है, पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर साइज, पर्टिकुलर बिहेवियर का जो लोग है वो मेरे कस्टमर्स है। तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर वो आइडेंटिफाई कर पाए आप, तो आपका जिंदगी बहुत आसान हो जाएगा। कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा सेल्स होना बहुत आसान हो जाएगा, क्लोजिंग रेशियो बढ़ेगा। सो आपका हर एक आदमी, यस, तो मुझे ये बताइए कि ऐसा कोई मतलब क्राइटेरिया है क्या कि जिससे मैं मान लूं कि हाँ ये मेरा परफेक्ट कस्टमर है? यस, है। अगर आप 1 से 3 साल बिजनेस में है, तो सबसे पहले तो आपका डेटा देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एसएमईज, मेरे भाई बंधु जो है एसएमईज, उनसे मेरी एक विनती है कि भाई साहब, आप सभी लोग आपका डेटा मेंटेन कीजिए। हाँ, सब दिमाग में रखना छोड़ दो, सब बुक में लिखना छोड़ दो, हाँ, उसको सिस्टम में डालो। जब तक सिस्टम नहीं आएगा बिजनेस में, आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, अगर भगवान आके भी आपको बिजनेस सिखाएगा, ठीक है। सो जब तक डेटा मेंटेन नहीं करोगे, ये सब जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका कोई रिलेवेंट नहीं है। अगर आपके पास कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, कोई बात नहीं, आप एक्सेल में एक डेटा मेंटेन करो। कौन कस्टमर है, कभी आया मेरे पास, कितना बिजनेस लिया, कौन से लोकेशन से आया, कौन से सोर्स से आया, कब तक टिकेगा, फिर कभी बिजनेस दिया क्या, हाँ, ये सब डेटा जब आपके पास जमा होता है तो आपको डिसीजन लेने बहुत ईजी होते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि मेरा कस्टमर कौन है, आज मुझे एडवर्टाइजिंग देना है, तो मेरे पास जो एडवर्टाइजर आता है, मेरे सामने जो दिखता है, उसको मैं दे देता हूँ। उसमें कभी रिजल्ट आएगा, कभी नहीं आएगा, आया तो आपका नसीब, नहीं आया तो उसका नसीब। तो ये सब होते रहता है, राइट। अगर स्ट्रैटेजिकली डिसीजन लेना है तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा मेरा कस्टमर कौन है, परफेक्ट कस्टमर कौन है, जिसको मैं पकड़ूं तो मुझे एज इट इज एक्सेप्ट कर सकता है, जैसा मैं हूं, जैसी मेरी प्राइसिंग है, जैसी मेरी टीम है, जैसा मेरा प्रोडक्ट है, जैसी मेरी प्राइसिंग है, जैसी मेरी क्वालिटीज है, ऐसा मुझे एक्सेप्ट करे एज इट इज। एक तबका मार्केट में है जो आपसे सर्विसेज ले रहा है। आपके पास ये डेटा होना बहुत जरूरी है पहले तो, फिर उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा बिजी रहने से बहुत ज्यादा बिजनेस बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने अभी जो सवाल पूछा, एकदम परफेक्ट सवाल पूछा कि ये जो डेटा है वो अगर मैं एनालिसिस करूं हफ्ते में एक बार आधे घंटे के लिए, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा कस्टमर चेंज हो रहा है क्या, मैं गलत कस्टमर को पिच कर रहा हूँ क्या, मेरा सही तरीके से जा रहा हूँ क्या, लोकेशन सही है क्या, एज ग्रुप सही है क्या। तो आपका डेटा जो है उसको लेके 2-3 फैक्टर फिल्टर करोगे तो आपको आपका परफेक्ट कस्टमर मिलेगा, जो कि आपके टोटल बेस के 50-60% हो सकता है। और उसको अगर टारगेट करोगे तो आपका क्लोजिंग रेशियो फटाफट बढ़ सकता है। ये हमारा अनुभव है बहुत दिन का। ओके, तो वही मुझे लगता है कि डेटा अगर मेंटेन करते हैं तो फिर उससे हम लोग मेंटालिटी भी जान सकते हैं, प्लस अगर वी हैव टू कम बैक टू द क्लाइंट या कस्टमर, तो वो ट्रस्ट फैक्टर भी होता है कि हाँ इसने अपना सब नोट करके रखा है एंड वो सो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि हमें बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर्स अपॉइंटमेंट तो देता है बट फिर भी सेल नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे हमको क्या करना? मैंने ऑलरेडी ये ना, आई थिंक ये जो अभी 5 फैक्टर मैंने सेल्स के कहे ना, नो नीड, नो मनी, उसमें से एक हो सकता है। दूसरा क्या होता है, हमारा अप्रोच बहुत बार गलत होता है, राइट। अभी काफी बार हमें भी फोन आता है, लोगों को मालूम नहीं होता है, तो वो हमें भी कुछ बेचने की कोशिश करते हैं और वो शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे आर सेल्समैन, राइट। और ट्रेनिंग की यहाँ पे ना बहुत हेल्प हो सकती है। अनट्रेंड सेल्समैन होते हैं, वहाँ पे ये फटका बहुत ज्यादा बैठता है। सिर्फ एफर्ट्स होते हैं और क्लोजिंग नहीं होता है। सिर्फ उनका वो मेहनत करते रहते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। और वो फिर सिस्टम में बताते रहते हैं कि मेरे पास इतनी लीड्स है, मैंने इतने कोटेशंस भेजे हैं और इतना आने की संभावना है, बट वो उसमें रेशियो बहुत कम होता है। तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इसमें बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और इसमें और एक चीज है जो बहुत ही कारीगर साबित हो सकती है, विच इज कॉल्ड लीड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आपकी अपनी एक लीड फिल्ट्रेशन प्रोसेस होनी चाहिए कि सब, जैसे आपने जो सवाल पूछा था उसका आंसर मैंने दिया था, सब लोग आपके कस्टमर्स नहीं है। तो आपको प्रोडक्ट देख के वगैरह लोग फोन करते हैं, इंक्वायरीज होती है, राइट। बट आपका जो परफेक्ट कस्टमर है, उसका जो क्राइटेरिया आपने डिसाइड किया हुआ है, उसमें वो लीड बैठ रही है क्या? अगर बैठ रही है तो उसमें बहुत अच्छे से फॉलोअप करो, अदरवाइज 1 या 2 कॉल्स में मैट्रिक्स में से वो निकल जाएगी,
ठीक है। सो आपके पास अपनी लीड फिल्ट्रेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और एक चीज मेरे मेरे ऑब्जर्वेशन में ऐसे आई कि लोग ना ट्रेनिंग पे खर्चा करने के लिए या ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोफेशनल्स को, हाँ, प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए हिचकिचाते हैं, और ये नहीं करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, एक प्रोफेशनल जो होते प्रोफेशनल लोग होते हैं वो आपको जो आप 10 साल में जो आपने अचीव किया है वो अगले 1 या 2 साल में अचीव करवा सकते हैं। और अभी का जो मार्केट सिनेरियो देखोगे ना आप किशन जी, तो ऐसा क्राइटेरिया नहीं रहा है कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस होगा तो ये आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या बहुत बड़े हुद्दे पे पहुंच सकते हैं, या आपके पास लीडरशिप की अमुक क्वालिटी होगी, या आपके पास इतना कैपिटल होगा तो ये आप बड़े बन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपके पास गट्स होने चाहिए, अभी आपके पास सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए, अभी आपके पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए। इसके लिए बड़े लोग कहते हैं ना कि आपसे ज्यादा एक्सपर्ट, आपसे ज्यादा समझे हुए सुलझे हुए लोग आपके आजू बाजू में होने चाहिए, और वही काम है उनका, काम वही है, स्ट्रेटेजीज, तो वो करना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमारे साथ काफी दर्शक जुड़ चुके हैं और काफी सारे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। हमारे साथ सुमित पाटिल जी हैं जो कह रहे हैं कि which sales qualities do we require for a B2B business? तो इनका अगर अच्छा, B2 बिजनेस, यस 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 यस। सो सुमित जी को ये पूछना है कि बिजनेस टू B2B अगर सेल्स करना है हमें तो क्वालिटीज, तो क्या क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज करनी चाहिए। हाँ, अगर सुमित जी को मुझे ये बोलना है कि अगर पॉसिबल इस पे एक 55 क्वालिटीज से रिलेटेड एक बुक मैंने लिखी है। हाँ, मराठी में बुक अवेलेबल है। तो ये बुक है क्वालिटीज के ऊपर की 55 क्वालिटीज लगती है। फिर भी जो सेल्समैन को क्वालिटी लगती है उससे काफ़ी सारी क्वालिटी, जैसे लीड फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल सेल्स रिलेटेड कुछ क्वालिटीज़ है, वो अगर आप थोड़ा समझो तो आपके एफर्ट्स कम हो सकते हैं। बिकॉज डील साइज बड़ा होता है B2B में, और वहाँ पे साइकोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर जितने भी बड़े बिजनेसेस है अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे परचेस मैनेजर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का उन्होंने रिक्रूट किया होता है। उसका काम सिर्फ निगोशिएशन करना, अच्छी प्राइसिंग लेना, अच्छे टाइप से निगोशिएट करना, और उसको सेल्स के काफ़ी सारे टूल्स और टेक्निक्स उन्हें ऑलरेडी सिखाए जाते हैं। ठीक है। सो ये एक लंबा सब्जेक्ट है, बट फिर भी मुझे बोलना बहुत अच्छा लगा। B2B के लिए अलग सेल्स क्वालिटीज है, और वो अगर आप सीख लो तो उसके लिए एक अलग से सेशन रखना पड़ेगा। करेक्ट। अच्छा विश्वास जी, मैं जब आपका इंट्रोडक्शन दे रहा था तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द्रोणा एंथ्रोलॉजी। यस, तो उसका मतलब क्या है? द्रोणाचार्य वाला द्रोणा है? हाँ, द्रोणा इज गुरु का नाम, और एंथ्रोलॉजी द एंटरप्रेन्योर एंड साइकोलॉजी। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस जो है वो साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। तो साइकोलॉजी और एंटरप्रेन्योर्स इसका जो मेल है वो एंथ्रोलॉजी है, तो वो उसमें है। तो हम लोग साइकोलॉजी पे भी खूब बहुत सारा काम करते हैं, बिकॉज हमारा ऐसा मानना है कि बहुत सारे, अगर आप देखोगे मार्केट में जो सक्सेस स्टोरी है, एक आदमी है सपोज 8वीं फेल है लेकिन 200 करोड़ का कंपनी है, और एक ने PhD कर रखा है, MBA किया और उसके पास काम कर रहा है। सो साइकोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है इसमें। करेक्ट। तो बहुत सोच समझ के नाम रखा हुआ है, एंड गुड, एंड थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। अच्छा, अभी ये जो अगला सवाल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी एज एन एंकर, या जो भी करता है अपना बिजनेस प्रोडक्ट सेल कर रहा है या अपना सर्विस दे रहा है, ये उसके साथ होता है कि फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसने सब कुछ डील कर लिया, मतलब सब कुछ फाइनल हो गया कि ये XYZ अमाउंट होगा, और एडवांस भी मिल गया 50% या 10% व्हाटएवर, पर जब काम खत्म हो जाता है उसके बाद वो आनाकानी करता है कि नहीं मुझे तो अभी इतना हुआ, इतना देना है, मैं 100% नहीं दूंगा, और अगर देता भी है तो वो काफी फॉलो अप करने पड़ते हैं, उसके बाद देना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? मतलब सेल गुड क्वेश्चन, डील हो गया है। करेक्ट, गुड क्वेश्चन। और ये जो आपने सवाल पूछा ये बहुत सारे लोगों के साथ अक्सर होता है, और खासकर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में तो ज़्यादा होता है। सो इसमें होता क्या है कि कोई भी कस्टमर है वो आपको चेक करता है, आपका इंफ्रा चेक करता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जहाँ पे इंफ्रा वीक होता है ना, वहाँ पे निगोशिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सब्जी या फ्रूट्स लेते हैं, अगर रास्ते पे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा निगोशिएट करते हैं, मॉल में जाते हैं तो कभी निगोशिएट नहीं करते, हम 5 स्टार होटल में जाके कभी निगोशिएट नहीं करते, हम हॉस्पिटल
रिकॉग्नाइज बेस्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो कभी निगोशिएट नहीं करते। तो जहाँ पे इंफ्रा वीक होता है वहाँ पे निगोशिएट बहुत ज़्यादा होता है। और अभी रहा आपका सवाल कि 50% आ गया और बाद में आनाकानी कर रहा है, ये जो प्रॉब्लम है पॉलिसीज की वजह से है। वो आपको चेक करता है कि अगर आपको पैसा नहीं दूं तो चल सकता है क्या। अगर आपने थोड़ा सा भी वीकनेस है, आपको बहुत ज्यादा नीड आपने दिखाई, तो आपको तो पूरा जूस निकाल लेता है। तो आपका फर्स्ट पॉलिसीज बनाओ कि ये हमारी पॉलिसी है, एज पर पॉलिसी हम काम करेंगे। पॉलिसीज में थोड़ा 19-20 इधर हो सकता है लेकिन पैसा नहीं जाएगा उसमें। सो मेक अ पॉलिसीज। तो पॉलिसी का जो एब्सेंस है उसके वजह से काफी नुकसान होता है। पॉलिसीज अगर होगी, इंफ्रा वीक होगा और आप स्ट्रांग होगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, तो आई एम श्योर कि नौबत नहीं आएगी या बहुत कम हो सकती है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू। हमारे साथ काफ़ी दर्शक जुड़ रहे हैं और काफ़ी उनको अच्छा लग रहा है। मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे ही हम लोग प्रोमो डालते हैं, आप तभी भी आप अपने क्वेश्चंस आप डाल दीजिए प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी पर। हमारे साथ अवधूत जी हैं जो बोल रहे हैं, हाउ टू इंक्रीज सेल इन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। ओके, उनका क्वेश्चन ये है। करेक्ट। डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में टीम बड़ा होता है और डायरेक्ट कस्टमर को जाके सेल्स करना होता है, तो उसमें सेल्स का हार्डकोर ट्रेन करना उनको बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट नॉलेज अपडेट करना ज़रूरी है। अपडेटेड जो आपकी टूल्स एंड टेक्निक्स है उनको देना ज़रूरी है और उनको एक कमांडो की तरह तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे बेस्ट ऑफ ट्रेनर, बेस्ट ऑफ कोचेस अगर आप यूज़ करो तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली हो सकता है। ग्रेट। अच्छा, आपने जो इसके पहले वाले क्वेश्चन पे मैं वापस आ जाऊंगा। एक दर्शक ने क्वेश्चन पूछ लिया था। आपने कहा था कि अगर ऐसा है कि 50% एडवांस दिया है, बाद में वो आनाकानी कर रहा है, तो पॉलिसीज बनानी चाहिए। पर हमने पॉलिसीज बनाई हैं, उसके बाद भी अगर क्लाइंट वो अगर नहीं देता तो क्या करना चाहिए? सी, ये ना एक लंबा प्रोसेस है। पहली चीज है कि अगर आपका लीड फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्रॉपर है, सस्पेक्टिंग प्रॉस्पेक्टिंग प्रॉपर है, तो ये केसेस कम हो जाती है। ठीक है, फिर भी उसमें से एक आध दूसरा केस आगे ऐसे समझो क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता है, कम हो सकता है ये सब केसेस पॉलिसीज और ये सब बनाने से। तो आपके पास लीगल एडवाइजर्स होते हैं, उनकी हेल्प आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है। और एक परसेंटेज है ना बिजनेस में ऐसा रहता है विच इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स, राइट। एक परसेंटेज रहता है, वो प्रोविजनल है। ठीक है, सो आप वो, बट वो ये पॉलिसीज और ये सब करने से थोड़ा कम हो सकता है। लीगल आपके पास अगर लीगल है और आपका इंफ्रा अच्छा है, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका नाम है, तो लोग देते नहीं। हमारे साथ भी पहले होता था, अब नहीं होता है। तो आप डिपेंड करता है आप कैसे निकालते हो। हाँ, जेन्युइन केसेस में आप वेव ऑफ कर सकते हो, बट अगर आदमी के पास है लेकिन मस्ती है, देने का नहीं है, तो यू हैव लीगल ये सर्विसेज सभी। तो थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ एक दर्शक हैं राजेंद्र पाटिल जी, जो पूछ रहे हैं कि हम लोग सेल वेबसाइट से कर सकते हैं। तो इसका आंसर मुझे भी पता है कि जरूर अभी तो इनोवेटिव आपको वेज ढूंढने चाहिए। और हमारा जो मेन ऑर्गेनाइजर है डीडीएफ एडवर्टाइजिंग, जो आपको हेल्प कर सकता है कि आपको वेबसाइट कैसे बनाना है, आपको ब्रांड कैसे बनाना है, तो आप जरूर डीडीएफ एडवर्टाइजिंग से कनेक्ट हो जाइए एंड यू कैन डू वंडर्स इन वेबसाइट। तो विश्वास, बोलिए। मेरे को थोड़ा उसमें ऐड करना है। ही इज अ वेरी गुड, ये उनका ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट तो बहुत जबरदस्त है। ही इज अ ब्रांड गुरु, अगर आप बोलो तो भी कम है। तो उनके पास बहुत एडवर्टाइजिंग के तो बहुत सारे हथकंडे हैं मनीष जी के पास। तो मेरे को तो अनुभव है, मेरे काफ़ी सारे प्रोग्राम के लिए उन्होंने काम किया हुआ है, मेरी काफ़ी सारी एडवर्टाइजिंग का काम वो करते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मनीष जी के बारे में। तो ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट बिकॉज इंडस्ट्री का उनको नॉलेज है। तो ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट कैसा डिजाइन करते हैं उसकी बहुत सारी आइडियाज मनीष जी के पास है। अगर वो वेबसाइट से रिलेटेड भी काफी सारा काम करते हैं आई थिंक। तो जो दर्शक ने अपने को सवाल पूछा है वो अगर मनीष जी से डायरेक्ट कनेक्ट होंगे तो आई थिंक उसका फायदा बहुत ही बड़े पैमाने पे उनको हो सकता है। ग्रेट, ग्रेट। विश्वास जी, अभी हम लोग टुवर्ड्स एंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा, काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं चाहूंगा कि दर्शक डायरेक्टली द्रोणा एंटोलॉजी से आप कनेक्ट हो जाइए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर हम कोई सेल्स पर्सन अपॉइंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई सेल्स पर्सन अकाउंट किया है, तो उसको रियलिस्टिक टारगेट कैसे दें हम लोग? ओके, क्योंकि गुड, बिल्कुल अनरियलिस्टिक सिनेरियो है अभी, तो हम लोग वो रियलिस्टिक सिनेरियो कैसे देंगे उसको? करेक्ट। ओके, उसमें ना दो टाइप से मैं उसका आंसर दूंगा। पहला जो आंसर है वो ऐसा है कि सबसे पहले तो आप जो सेल्समैन रिक्रूट कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो। ठीक है, सो सेल्समैन रिक्रूट करते समय दो क्वालिटी आप जरूर देखिए।
पहली क्वालिटी ये है कि सेल्स, एक अच्छा सेल्समैन की क्वालिटीज क्या होती है, तो उसका आवाज बड़ा होना चाहिए, वो एक्सट्रोवर्ट्स होना चाहिए, उसको डार्क कलर्स पसंद होने चाहिए, वो अग्रेसिव होना चाहिए, वो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये जो आदमी है वो फील्ड का काम का है, वो बोल सकता है, वो कन्विंस कर सकता है, उसको कन्विंस करने की कला बहुत अच्छे से आ सकती है। और अगर आप उसको स्किल और प्रोडक्ट का नॉलेज दो तो वो एकदम डायनामाइट की तरह काम कर सकता है। दैट इज फर्स्ट वन। ठीक है। इसकी इसकी अपोजिट क्वालिटी है, वो बैक एंड के लिए काम करती है, मतलब इंट्रोवर्ट आदमी है तो वो स्किल बेस्ड काम कर सकता है, वो बैक एंड का काम कर सकता है, उसका उसका जो कंसेप्चुअल लेवल है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, उसको लाइट कलर पसंद होते हैं। तो ये क्वालिटीज़ है, तो ये क्वालिटीज़ देख के उसको आप पहले तो रिक्रूटमेंट कीजिए फर्स्ट। सेकेंड इज, आपने पूछा कि उसको सेल्स हो क्या टारगेट्स, राइट। तो क्या होता है रियलिस्टिक टारगेट, एक होता है कि बहुत ही कम टारगेट दोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा दोगे तो वो छोड़ देगा। सो उसका जो जो उसका स्ट्रेंथ है ना, उससे 10-20% का ऊपर होना चाहिए टारगेट, तो 10-20% होना चाहिए। और मैं एक अनुभव से आपको कहता हूँ, और बहुत ही काम की चीज़ें सभी मेरे जो एंटरप्रेन्योर्स भाई बहन हैं उनके लिए, कि जब हम सेल्स की टीम रिक्रूट करते हैं ना, तो हम सिर्फ उनको टारगेट देते हैं, हम उन्हें इंसेंटिव देते हैं, हम उन्हें पिकनिक लेके जाते हैं, हम उन्हें प्रोडक्ट बताते हैं, लेकिन हम ना 2-3 चीज़ें मिसिंग करते हैं, वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरी गुजारिश है कि ये सबका जो आपका पूरा सेल्स रिक्रूटमेंट है, तो उसमें भी उसको इन्वॉल्व कीजिए ये प्रोसेस को। एक तो उसका ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है, बार 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 बार, और अच्छे कोचेस और ट्रेनर से ट्रेनिंग होना जरूरी है। क्या होता है, हम सेल्समैन को सेल्स का टारगेट देते हैं और फ्रस्ट्रेशन में ना रॉन्ग सेलिंग करते हैं। रॉन्ग सेलिंग करने से क्या होता है, कल उठ के तो वो कंपनी छोड़ देगा, कंपनी का ब्रांड का नाम खराब होता है। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इसमें फंसे हुए हैं, अगर आप देखोगे तो। क्यों? तो बिकॉज वो गलत गलत तरीके से इंश्योरेंस बेचा, गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचा, गलत तरीके से आटा बेचा, गलत तरीके से साबुन बेचा, गलत तरीके से कुछ बड़ा मशीन बेचा, ऐसा सब होता है क्योंकि टारगेट का प्रेशर होता है। और सिर्फ प्रेशर देने से नहीं होता है, तो उसको टारगेट भी दो, उसको स्किल भी दो, उसको समझाओ कि कैसे करना है, और उसको ग्रोथ पाथ भी दो कि आज भले वो सेल्समैन है, उसका पगार 20,000 50,000 है, तो कल वो सीईओ भी बन सकता है, वीपी भी बन सकता है। ये दोनों चीजें उसको देना बहुत जरूरी है, तो बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है। थैंक यू विश्वास जी, और आपने काफी सारा इंसाइट दिया, काफी सारे क्वेश्चन आंसर्स किए, और मैं चाहूंगा कि जो भी दर्शक और भी इनसे जानना चाहते हैं तो इनके डिटेल्स हम आपको शेयर किए थे हमने पहले भी, और मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन पे इनके डिटेल्स दिखा दिए जाएं, ताकि अगर लोगों को और भी क्वेश्चंस हैं या आपके साथ कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो मिस्टर विश्वास वाड़े जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं। Thank you very much for being a part of our second episode of DDF Advertising Presents Progressive India. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू। स्पेशल थैंक मनीष जी, मनीष दलवी सर, और आपके लिए किशन जी। थैंक यू। बहुत ही अच्छे एफर्ट्स और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, तो आपने देखा कि हमारे साथ विश्वास वाड़े जी थे, जिन्होंने काफी सारा इंसाइट दिया सेल्स के ऊपर, और काफी सारे क्वेश्चंस थे जो सेल्स, जैसे ऑक्सीजन और फ्यूल कहा जाता है, उसके बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिली। हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी दर्शकों से कि नेक्स्ट वाला जो हमारे स्पीकर है मैं अभी अनाउंस करूंगा, और आप उनके लिए जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी के फेसबुक पेज पर जरूर डालें, ताकि आपके जो भी आंसर्स हैं वो हम लोग दे पाएं। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट वीक के जो स्पीकर हैं, वो मैं उनके बारे में तो आपको क्या बताऊं, वो अवार्ड विनिंग ऑथर हैं, एंड ही इज एन इंटरनेशनल स्पीकर एंड अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर। तो मैं क्या बताऊं कि ट्रांसफॉर्मेशनल कोच मतलब ही वाज अ रॉकेट साइंटिस्ट, बट उन्होंने मतलब कोच होने को डिसाइड किया है। ही हेल्प्स यू टू सेल योर एडवाइस ऑनलाइन एंड गेट वर्चुअल क्लाइंट्स यूजिंग द हिज 10-day लॉन्च पैड। मतलब अगर आपको वर्चुअली अगर क्लाइंट्स चाहिए, तो जैसे किसी का क्वेश्चन था कि हम वेबसाइट पे जान सकते हैं क्या, वर्चुअल कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड में जुड़े। इन्होंने 4 अवार्ड विनिंग बुक्स एंड पब्लिश किए हैं, और 11 कंट्रीज में ये अपना लेक्चर दे चुके हैं, स्पीच दे चुके हैं। ही हैज वर्कड ऑन मल्टी-मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स विद वर्जिन एक्टिव, बेंटली, सुजुकी एंड इसरो। मैं आपको बता दूं कि ही हैज पर्सनली जनरेटेड ओवर
$1.32 million in direct sales in the last 2 years. Wow, what an achievement. मैं आपको इनके बारे में बहुत कुछ बताऊंगा. His life wasn't always like this. He used to be a rocket engineer. मैंने आपको जैसे बताया कि rocket engineer थे, पर उनको अपना जॉब अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो अपने घर वापस आ गए, सर्च्ड अनदर जॉब, दूसरा जॉब ढूंढा, एंड 2 साल डिप्रेशन होने के बाद ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच बन गए. सो ये हमारे इंटरनेशनल कोच हमारे साथ होंगे, जिनका ओरिजिनेशन तो इंडिया का है बट अभी ब्रिटेन में रहते हैं. तो इनका नाम है चिन्मय स्वामी. सो आवर नेक्स्ट coach for next episode, the third episode, is चिन्मय स्वामी जी. मैं उनके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, हम उनसे जल्द ही मिलने वाले हैं. So keep your questions ready till we meet in the next episode. So thank you very much for logging in for today. You were watching DDF Advertising Presents Progressive India. We'll meet soon next Sunday at 5 o'clock. Thank you.